व्हेन इट वाज इट द फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन को टारगेट करने का आया, एंड किस तरह से आपने उस पूरी जर्नी में अपने आप को मैनूवर किया? तो हाउ डिड यू मैनेज योर रिसोर्सेज? राइट नाउ आरजेएस की नोटिफिकेशन सिर्फ वैकेंसीज को नोटिफाई किया है, दे हैव नॉट नोटिफाइड द डेट फॉर द एग्जामिनेशन, बट हम फिर भी एक मोटा मोटा अंदाज लेके चल रहे हैं कि 60 से 65 दिन के अंदर एग्जामिनेशन हो सकता है. हाउ कैन द एस्पिरेंट्स यूटिलाइज दीज 60 to 65 days फॉर द मेन एग्जामिनेशन ऑल्सो? तो मेरे साथ जो हुआ कि मैं 2-3 बार प्रीलिम्स नहीं निकाल पाई, तो मेरा तो यही फोकस था प्रीलिम्स नोटिफिकेशन के बाद कि मैं सिर्फ प्रीलिम्स सेंटर तैयारी करूं. तो एनी स्पेसिफिक एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स कि वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को किस तरह से सॉल्व करें, खासकर तब जब हमारे लिए न्यू क्रिमिनल लॉज एंड ओल्ड क्रिमिनल लॉज दोनों पूछे जाने हैं? तो स्टूडेंट्स हमेशा डिलेमा में रहते हैं, वो तरह तरह के रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं कि जजमेंट्स इतने करना है, तो हर सब्जेक्ट में 100 150 जजमेंट वो याद करते हैं. बट एग्जाम में क्या होता है, लाइक वन थिंग हैपेंड विथ मी, इवन ऑल द लॉ सब्जेक्ट्स होते हैं P2, लेकिन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रहेगा. तो हमें कैसे फ्रॉम द डे वन लैंग्वेज को स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए? एंड बात की जाए मेन एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन का जब स्कोर कार्ड आया तो पीपल वर क्वाइट कि यार ये कैसे हो सकता है, 50 में से 2 नंबर कैसे आए, इंग्लिश में 3 नंबर कैसे आए. फिर बात करते हैं, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, नेक्स्ट फेज इज इंटरव्यू. इंटरव्यू कैसा रहा? एक लास्ट टिप, आप एक बार अपना डेली प्लान स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए. सबके मन में ये डाउट है, बहुत सारे बच्चे डिलेमा में है कि इतने कम समय में हम जुडिशियल सर्विसेज के रिस्पेक्ट में आरजेएस की तैयारी कैसे कर सकते हैं, जब वो भी तब कि आपकी डेट अनाउंस नहीं हुई है. तो यहाँ पे मिस प्रियंका वाजपेयी इज विद अस. कुछ समय पहले आपने यूट्यूब पे जरूर देखा होगा मिस प्रियंका वाजपेयी को जुडिशरी गोल्ड के चैनल पे, जहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी जर्नी को हमारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया था. एंड टुडे वी हैव प्रियंका वाजपेयी फॉर अ वेरी स्पेसिफिक सेशन, जहाँ पर ये हमारे साथ डिस्कस करेंगी कि हाउ टू टारगेट राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज 2025, और वहाँ आपको जानने मिलेगा कि कैसे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया एंड अपने फाइनल सिलेक्शन के आखिरी पड़ाव तक पहुंची. तो वेलकम मिस प्रियंका वाजपेयी. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. सो प्रियंका, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हाउ डिड यू बिगिन योर जर्नी? लाइक व्हेन इट वाज इट द फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन को टारगेट करने का आया, एंड किस तरह से आपने उस पूरी जर्नी में अपने आप को मैनूवर किया? सो मेरा जो ये ड्रीम था जुडिशरी क्रैक करने का, वो कॉलेज से ही था. सो इवन फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज आई डिसाइडेड कि जुडिशरी ही करनी है. तो वाइल आई वॉज इन लॉ स्कूल तभी मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे, बिकॉज आई थॉट कि मैं अपने नोट्स से ही प्रिपेयर करूँगी. बट देन लॉ स्कूल की इंट्रिकेसीज़ के वजह से प्रिपेयर उतना अच्छे से नहीं कर पाई. तो 22 में जब मैं ग्रेजुएट हुई, उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की. दैट टाइम आई स्टार्टेड टुक अ कोचिंग एंड देन स्टार्टेड मेकिंग माई नोट्स. तब मेरा ये एम था कि जैसे ही वैकेंसी आएगी आई शुड बी प्रिपेयर्ड विद ऑल द सब्जेक्ट्स, ताकि फिर मैं रिविजन कर सकूँ. तो वेटेड बट नो वैकेंसी केम, मतलब एमपी की नहीं आई, 1 साल पूरा हो चुका था. देन छत्तीसगढ़ वैकेंसी केम, तो उस 2023 में आई थी. तो तब मैंने छत्तीसगढ़ एम किया, थिंकिंग कि भाई 1-1.5 साल की प्रिपरेशन है तो क्लियर हो जाना है प्रीलिम्स. तो बट देन वो नहीं हुआ. फिर गॉट वेरी डीमोटिवेटेड कि मैं सही ट्रैक पे हूँ कि नहीं. देन स्टार्टेड फॉर सम अदर स्टेट. देन दिल्ली एंड एमपी, ये 2 स्टेट मैंने अटैम्प्ट किए. एमपी एंड राजस्थान वाज द मेन टारगेट स्टेट, बट क्योंकि छत्तीसगढ़ एंड दिल्ली बीच में आ गया तो फिर वो भी मैंने अटैम्प्ट किया था. बट अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं हुआ. एंड जब एमपी का वैकेंसी आई तब मेरे नोट्स हो चुके थे, बट 2-3 सब्जेक्ट्स थे जो मैं कवर नहीं कर पाई थी, एंड रिविजन उतना नहीं हुआ था. तो एमपी का 1 मार्क से मेरा प्रीलिम्स रह गया था. तो दैट टाइम आई थॉट कि चलो अब ख़त्म करते हैं, अपनी प्रिपरेशन बहुत होगी, 2 साल आई हैव गिवन एनफ. तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं देते. बट मॉम डैड वाज लाइक कि एक अटैम्प्ट तो और दे सकते हो. और उस समय शायद एमपी का ये भी था कि एमपी का रिजल्ट रिवाइज हो गए. तो आई वॉज वेटिंग कि अगर रिवाइज होते हैं तो आई हैड अ चांस, बिकॉज इट वॉज जस्ट 1 मार्क बिलो कट ऑफ. तो आई वेटेड. बट देन अप्रैल में राजस्थान की वैकेंसी आ गई, एंड सिंस इट वाज माय टारगेट स्टेट, तो राजस्थान की भी 2021 के बाद 24 में आई. तो जैसे ही वो आई तो मैंने सोचा कि बस इसके लिए मतलब होल हार्टेडली प्रिपेयर करना है. एंड देन सिर्फ मेरा फोकस था राजस्थान का सिलेबस एंड उसकी वैकेंसी की तरफ. तो बिकॉज उस समय तक मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी थी, रिविजन्स हो चुके थे, तो मुझे लगता है कि इतनी प्रिपरेशन थी कि फिर मेरा राजस्थान क्रैक हुआ.
तो दैट्स हाउ। एंड आपने जैसे चैलेंजेस की बात की, तो मेन चैलेंज यही होता है किसी भी जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए, वो पेशेंस रखना और कंसिस्टेंटली बार बार पढ़ते रहना व्हेन देयर इज़ नो वैकेंसी, बिकॉज इतनी लंबी जर्नी है और आपको नहीं पता कब वैकेंसी आ रही होती। तो मेन चीज़ यही होती है कि जब आप प्रिपेयर करते रहते हो तो वैकेंसी नहीं होती है, और जब वैकेंसी आती है तो आपकी प्रिपरेशन सही नहीं होती है। तो वो बहुत ज़्यादा डिलेमा रहता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड करना है वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो ये एक मेन चैलेंज है। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप प्रिपेयर इस फील्ड में आ रहे हैं तो ये सोच के आइए कि ये लंबी जर्नी है और आपको बहुत पेशेंस रखना है कि जब वैकेंसी आए तो उस हिसाब से प्रिपेयर। तो उससे एक और सवाल ये कि यार कंसिस्टेंसी इज़ द की, एज वी ऑल नो कि आपको अगर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। आपने बोला आफ्टर ग्रेजुएशन आप कंसिस्टेंटली एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते रही, छत्तीसगढ़ के लिए किया है, बट इन द मीन टाइम हम काफ़ी जगह ये भी सुनते हैं कि यू हैव टू कट योर सेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया एंड योर सोशल लाइफ, बट एज फार एज आई नो यू हैव अ वेरी गुड सोशल लाइफ। आप वहाँ पे इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रही प्रियंका थ्रू आउट हिज जर्नी। तो प्रियंका एक बार वो ज़रूर शेयर करिए कि ये जो मिथ है कि यू हैव टू बी वेरी, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, आपको सबको एकदम कट करना ज़रूरी है टू फॉर योर प्रिपरेशन टू बी कंसिस्टेंट, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? सो ये तो सभी कहते हैं कि यार सोशल मीडिया बंद कर देते हैं क्योंकि प्रिपरेशन पे फोकस करना है, बट जब मैंने स्टार्ट किया था मैं घर से प्रिपेयर कर रही थी, ऑनलाइन प्रेप थी मेरी। तो उस समय ये हो जाता था कि बहुत बार आप पढ़ रहे आप डीमोटिवेट हो गए कि कितना पढ़ रहे हैं, दिन भर से पढ़े जा रहे हैं। तो आई यूज़ टू स्क्रॉल इंस्टाग्राम, तो तब मैंने देखा कि कुछ बच्चे वहाँ पे स्टडी रील्स बनाते हैं। तो मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिला कि यार मैं भी अपना एक ऐसा पेज स्टार्ट कर सकती हूँ जहाँ पे मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ। और उस समय एंटायर मोटिव ये था कि मैं इसके थ्रू अपनी पूरी जर्नी एक इंस्टाग्राम पेज में रखूँगी, ताकि बाद में जब सिलेक्शन हो जाए तो आई कुड सी कि मैंने कितना हार्डवर्क किया है, कि कैसे प्रेप किया है। तो उस वजह से मैंने अपना एक पेज स्टार्ट किया, इट्स नेम प्रिपरेशन अंडरस्कोर डायरीज़। तो वो अभी भी एक्टिव है, एंड उस पेज में मैं अपने स्टडी टिप्स एंड स्टडी मोटिवेशन की रील्स डालती थी। एंड उसके थ्रू मैं सच बता रही हूँ कि लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ, बट वहाँ पे मेरी बहुत अच्छी कम्युनिटी बिल्ड हुई। वहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मुझसे पूछने लगे कि आपकी स्टडी स्ट्रैटेजी क्या है, टिप्स बताइए। तो फिर मैं उनसे कनेक्ट करने लगी, तो एक ग्रुप, हमने स्टडी ग्रुप्स बनाए, वहाँ पे आंसर राइटिंग करते थे जूम मीटिंग पे। तो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया जिससे मुझे मोटिवेशन थ्रू आउट मिलते रहा। तो इन 2 सालों में मेरे ख्याल से उस पेज ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। तो दैट्स व्हाट। सो लाइक एज यू नो दैट कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज 2024 का जैसी रिजल्ट है, इतना जल्दी नया नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड नहीं था, बट सिंस द नोटिफिकेशन इज़ आउट, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि हमें इतने कम समय में कैसे आरजेएस को टारगेट करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे 2 फोल्ड में क्वेश्चंस रहेंगे। पहला ये क्वेश्चन है कि कुछ नए सब्जेक्ट्स ऐड किए गए, प्रीवियसली देयर वर 18 सब्जेक्ट्स, नाउ देयर आर 30 सब्जेक्ट्स इंक्लूसिव ऑफ द न्यू क्रिमिनल लॉज। तो पहला ही रहेगा कि आपको वो नए 30 सब्जेक्ट्स कुल मिला के कैसे टारगेट करना चाहिए, एंड फॉर 60 डेज आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को किस तरह से फोकस्ड अप्रोच के साथ टारगेट करना चाहिए। यस, सो सिंस मैं जानती हूँ जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे वो बहुत टाइम से, मतलब 6 महीने 7 महीने से कर रहे होंगे, तो आपके मेजर लॉज यूजुअली प्रिपेयर हो जाते हैं। पर जैसे कोई स्टेट का नोटिफिकेशन आता है, फिर आप स्टेट स्पेसिफिक लॉज पे जाते हैं। तो अब क्योंकि न्यू लॉज भी ऐड हो गए हैं, तो आपको जैसे बाकी अनकन्वेंशनल लॉज प्रिपेयर करने थे वैसे ही ये भी है। और ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल न्यू लॉज है, क्योंकि हमने लॉ स्कूल में पढ़े हैं हिंदू मैरिज एक्ट सक्सेशन, तो आपको यही है कि इन्हीं लॉज को डिटेल में पढ़ना है। अब क्योंकि न्यू क्रिमिनल लॉज भी है, तो सिंस आपने, क्योंकि बहुत पहले से इन्फोर्स हो चुके हैं, तो आई थिंक अब तक कंपैरेटिव स्टडी तो हो गई होगी बच्चों की, बट अगर नहीं तो इन 60 डेज़ में फर्स्ट 30 डेज़ ये होना चाहिए कि आप अपना सिलेबस कवर करें, उसमें मेजर लॉ अलॉन्ग विद द माइनर लॉ। अब माइनर लॉ को 1 या 2 सब्जेक्ट, 2 माइनर लॉज ले सकते हैं अलॉन्ग विद 1 मेजर लॉ, जिसमें आप कंपैरेटिव स्टडी करें। लाइक आईपीसी अगर पढ़ रहे हैं तो उसके साथ बीएनएस पढ़ें, और उसके साथ कोई भी 2 माइनर लॉ पढ़ लें। तो इस तरीके से इन फर्स्ट 30 डेज जस्ट फोकस कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज़, क्योंकि एमसीक्यूज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको क्वेश्चन पैटर्न नहीं समझ में आएगा, आप पढ़ते जा रहे हैं, बट एक क्वेश्चन किस जगह से, किस एरिया से पूछा जा रहा है वो पता होना ज़रूरी है। तो वो आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू से हो जाएगा। एंड देन इन द नेक्स्ट 30 डेज यू शुड ओनली फोकस ऑन रिविजन। मतलब आप 2 या 3 बार रिविजन करके जाएं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि किसी और कोचिंग में कुछ नया मटेरियल आ रहा है। उसको ग्रैब करने के बजाय जो आपने नोट्स बना लिए, जो पढ़ लिया है, उसको ही रिवाइज करें।
तो नेक्स्ट 30 days शुड ओनली बी गिवन टू रिविजन एंड अलॉन्ग विद दैट द फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आप वीकेंड में या एक वीक में 2 मॉक टेस्ट दीजिए एंड उसके साथ नेक्स्ट डे रिवाइज उसको एनालाइज करें कि आपकी कहाँ गलती हुई है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एनालिसिस। जब आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके उसके देखते हैं कि कहाँ गलती हुई है, उसको नोट डाउन करते हैं एंड फिर नेक्स्ट मॉक देते हैं, तो आपको पता होता है कि हमारी ये गलती हो रही है, उसको हमें सुधारना है नेक्स्ट में। तो ये इस स्ट्रैटेजी से सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना है। प्रियंका, वन मोर थिंग कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो सबको पता है व्हेन वी टारगेट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे जुडिशियल सर्विसेज हो या फिर यूपीएससी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे लोग जिनसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का भी ज्ञान होता है जो आपके स्टडी सर्कल में होते हैं। तो हाउ डिड यू मैनेज योर रिसोर्सेज? एंड सेकेंड थिंग कि आपने फिर किन किन रिसोर्सेज को रेफ़र किया था थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, चाहे बुक्स हो या ऑनलाइन मटेरियल हो, वो थोड़ा सा बताइए। यस, सो अगर मैं बताना चाहूँ तो मेरा बिगेस्ट रिसोर्स जो था वो मेरे खुद के नोट्स थे। क्योंकि मैं शुरू से ऐसी रही हूँ कि मैं अपने नोट्स से पढ़ना प्रेफर करती हूँ, और मेरा ये माइंडसेट था कि जितने भी रिसोर्सेज का मटेरियल मुझे मिल रहा है, मुझे एक नोट्स अपने बना लेने उस सब्जेक्ट के, ताकि मुझे उससे बाहर जाना ही ना पड़े। मतलब जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाए उसके पहले तक मेरे पास एक नोट्स हो जिसके बेसिस पे ही मैं तैयारी करूँ। तो सबसे पहले तो खुद के नोट्स जो मैंने किसी कोचिंग लेके जो प्रिपेयर किए थे, वो नोट्स मैंने रेफ़र किए, और उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है जो आपको रेफ़र करनी है। लाइक फॉर प्रीलिम्स एमसीक्यू के लिए आप यूनिवर्सल बुक रेफ़र कर सकते हैं, उसमें सब्जेक्ट वाइज दिए होते हैं, और एक सिंगल की बुक आती है पास्ट ईयर पेपर्स, जिसमें सारे स्टेट्स के पास्ट ईयर पेपर्स हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जब आप मल्टीपल स्टेट्स भी टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, और अपने स्टेट के पास्ट ईयर पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं। तो दीज वर द 2 बुक्स जिस पे मैंने रिलाई किया। एंड प्रीलिम्स के लिए हिंदी इंग्लिश भी आता है, तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ किए। लाइक हिंदी के लिए मैं यूट्यूब पे जितने वीडियोज़ आ रहे हैं हिंदी ग्रामर के, एक एक टॉपिक को कवर करने के, उसको देख के मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं। और एमसीक्यू ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से, कोई भी वेबसाइट पे आजकल संधि समास इन सब के मिलते हैं एमसीक्यूज़, तो मैंने उनको सॉल्व किया है। एंड फॉर इंग्लिश आई यूज्ड ओसवाल इंग्लिश की बुक। तो उसमें क्या है ना, हर टॉपिक के आपको डिटेल भी दिया हुआ है और उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो मैंने उनको रेफ़र किया है। एंड मतलब मेंस के लिए भी यही रहा कि पहले मैंने अपने नोट्स लिए, उनका सिनॉप्सिस बनाया। सिनॉप्सिस से मेरा मतलब है कि जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आ रहे उसको देखिए आप क्या क्वेश्चन है, एंड उसका एक कंटेंट बना लीजिए कि उस क्वेश्चन में मुझे क्या आंसर करना। तो इफ़ यू हैव दिस इन योर हैंड, तो आप उसको मल्टीपल रिविजन कर सकते हैं मेंस के टाइम। तो उसको रेफ़र किया। और मेंस के लिए तो ग्रैंड नॉर्म है हमारी सुरभि वाधवा बुक, तो उस बुक से ही मैंने पढ़ा, क्योंकि उससे आंसर स्ट्रक्चर समझ में आता है कि एक क्वेश्चन में आपको आंसर का स्ट्रक्चर क्या रखना है, तो मैंने उसको रेफ़र किया था। एंड जजमेंट राइटिंग के लिए रॉबिनजीत बुक, उसी से मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एंड फॉर एसेस के लिए मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज रेफ़र किए। स्टैटिक्स जो टॉपिक आते हैं उसके लिए द हिंदू के जो एडिटोरियल पार्ट होता है, उससे देखा कि कौन से करेंट टॉपिक चल रहे हैं, एंड उसके मैंने नोट्स बनाए कि इस टॉपिक पे मैं क्या ऐसे के पॉइंटर्स लिख सकती हूँ। So that's how I prepared. So one more thing, like हम 60 days की बात इसलिए कर रहे हैं, राइट नाउ आरजेएस की नोटिफिकेशन सिर्फ वैकेंसीज को नोटिफाई किया है, दे हैव नॉट नोटिफाइड द डेट फॉर द एग्जामिनेशन, बट हम फिर भी एक मोटा मोटा अंदाज लेके चल रहे हैं कि 60 से 65 दिन के अंदर एग्जामिनेशन हो सकता है। तो इन द मीन टाइम, चूंकि ये पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद मेन एग्जामिनेशन होगा, हाउ कैन द एस्पिरेंट्स यूटिलाइज दी 60 to 65 days फॉर द मेन एग्जामिनेशन ऑल्सो? तो आपकी उस पर क्या टिप्स हैं? तो मेरे साथ जो हुआ कि मैं 2-3 बार प्रीलिम्स नहीं निकाल पाई, तो मेरा तो यही फोकस था प्रीलिम्स नोटिफिकेशन के बाद कि मैं सिर्फ प्रीलिम्स सेंटर तैयारी करूँ, इतना रिवीजन करूँ कि मैं जब एग्ज़ाम पेपर दे के आऊँ तो मुझे पता हो कि यार मेरा प्रीलिम्स निकल रहा है, एंड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। सो मेरे तो प्रीलिम्स के लिए यही किया था कि सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है, चार्ट्स बनाना है। अगर कुछ आपको याद नहीं हो रहे हैं कुछ टॉपिक्स, तो उसके चार्ट्स बनाइए, उसका मल्टीपल रिवीजन कीजिए, एंड मॉक टेस्ट दीजिए। तो ये प्रीलिम्स के लिए ही होना चाहिए जब तक आप प्रीलिम सेंटर प्रिपरेशन करें इन 60 दिनों में। तब आप मेंस का थोड़ा छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने पास्ट में भी तो पढ़ा है, पूरे सब्जेक्ट जब आप कंप्रिहेंसिव पढ़ते हैं तो आपको मतलब आपने सब चीज़ें टच की हुई होती है, तो वो मेंस के टाइम काम आता है। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि जब आप प्रीलिम्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़े आप नोट मेकिंग भी करते रहें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं प्रिपेयर कर रही थी प्रीलिम्स के लिए, मैंने जो नोट मेकिंग की तो उससे मुझे मेंस के टाइम हेल्प हुआ, क्योंकि मेरी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं छूटी थी। क्योंकि मेंस के समय आपको बहुत कम टाइम मिलता है, 30 to 40 days ऐसा, तो उस टाइम पे आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो
प्रीलिम्स के समय आप ये कर सकते हैं कि नोट मेकिंग करिए, राइटिंग से मतलब वो होता है ना, रिश्ता नाता नहीं छोड़ना है। हाँ। तो उसको भी मतलब बुक पढ़ने के साथ साथ कुछ कुछ नोट्स बनाएं ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होते रहे मेंस के लिए। वन मोर थिंग प्रियंका, सो प्रीवियस ईयर पेपर्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा पेपर रिपीट नहीं होता, बट घुमा फिरा के जो पेपर सेट कर रहा है वो वहीं इर्द गिर्द घूमता रहता है जो प्रीवियसली पूछेगा एग्जामिनेशन में, जिससे एकदम आउट ऑफ द बॉक्स कोई पेपर सेट ना हो जाए। क्योंकि जब जब आउट ऑफ द बॉक्स पेपर सेट हुआ है तब तब कॉन्ट्रोवर्सीज हमको देखने मिली, चाहे एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, इनफैक्ट राजस्थान ऑल्सो। तो एनी स्पेसिफिक एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स कि वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को किस तरह से सॉल्व करें, खासकर तब जब हमारे लिए न्यू क्रिमिनल लॉज एंड ओल्ड क्रिमिनल लॉज दोनों पूछे जाने हैं? यस, सो पास्ट ईयर जो पेपर्स होते हैं वो तो हमें सॉल्व करने ही हैं, और उसमें ये देखना है कि किस एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको नोट डाउन करें और उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अब जैसे न्यू एंड ओल्ड क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि जो ओल्ड क्रिमिनल लॉज के क्वेश्चंस है, आईपीसी के जो भी क्वेश्चन है जिस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं, उस सेक्शन को बीएनएस में वो कौन सा सेक्शन हो गया आप वो नोट डाउन कर सकते हैं। जो भी पहले के क्रिमिनल लॉज थे उसी के सामने आप नए क्रिमिनल लॉज के सेक्शन लिखिए और इस तरीके से कंपैरेटिव स्टडी करिए, क्योंकि न्यू क्रिमिनल लॉज के अभी क्वेश्चंस नहीं हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ओल्ड के क्वेश्चंस है वो ही अब न्यू में कैसे आएंगे, और साथ ही साथ जो न्यू क्रिमिनल लॉज में न्यू एडिशन हुए हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज। जो बीएनएस में नए एडिशन हुए हैं उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, सो अगेन वन मोर थिंग कि आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, व्हाट यू आर सपोज टू डू, एज प्रियंका सेड, कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व तो करना है, आंसर्स रटना नहीं है, आंसर्स रटने के साथ साथ एनालाइज भी करना है। बिकॉज बच्चे यही करते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें, सही गलत काउंट किए, एनालाइज करने के टाइम पे आंसर रट लिए। व्हाट यू आर सपोज टू डू, आप उनको एनालाइज करेंगे, एनालाइज आप न्यू क्रिमिनल लॉज के रिस्पेक्ट में भी एनालाइज करेंगे, एंड इनफैक्ट अगर मेन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको न्यू क्रिमिनल लॉज के रिस्पेक्ट में आंसर्स भी लिख लेना चाहिए। बट ये रही बात इसके रिस्पेक्ट में। एक और सवाल जो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि एज एन एस्पिरेंट हम जजमेंट्स के ऊपर कितना फोकस रहे, दैट इज़ वन थिंग। क्योंकि जब हम बात करते हैं आपके नॉट जजमेंट्स बट व्हेन वी टॉक अबाउट, आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका लैंडमार्क जजमेंट्स हो गया, आपके करंट लीगल नॉलेज हो गई, इसके लिए हमें वी हैव टू स्टे अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमेशा डिलेमा में रहते हैं, वो तरह तरह के रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं कि जजमेंट्स इतने करना है, तो हर सब्जेक्ट में 100 150 जजमेंट वो याद करते हैं। बट एग्जाम में क्या होता है, लाइक वन थिंग हैपेंड विथ मी, तो व्हेन आई अपीयर्ड इन माई एमपी मेन एग्जामिनेशन, तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का था, तो घेरूलाल पारिक वर्सेस महादेव दास जजमेंट का नाम था, एंड बीच पेपर में ये कंफ्यूज हो गया, ये घेरूलाल पारिक वर्सेस सेंट्रल इंडियन वाटर्स है या फिर सेंट्रल इंडियन वाटर्स वर्सेस महादेव दास है, ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो पीपल, नॉट पीपल बट स्टूडेंट्स लगातार बैक टू बैक जजमेंट्स को रटते जाते हैं ये सब। तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर जजमेंट्स, लैंडमार्क एज वेल एज करंट लीगल नॉलेज? सो सर, जो लैंडमार्क केसेस होते हैं, जो जब हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं वो टॉपिक के साथ ही हमारे प्रिपेयर हो जाते हैं। तो मैंने प्रीलिम्स के लिए किया था कि एक केस की लिस्ट बना ली थी कि ये लैंडमार्क केस है। जैसे कोई भी एक केस लिख लिया जो हमारा लैंडमार्क है, उसका ये शॉर्ट में लिख लिया कि इसमें क्या हेल्ड हुआ था, ताकि मुझे रिवाइज करते वक्त याद रहे कि केस का नाम ये है और इसमें ये हेल्ड हुआ है, तो मुझे फट से क्लिक कर जाए। तो ये था लैंडमार्क के लिए किया मैंने। और जो रीसेंट केसेस है, क्योंकि अब ट्रेंड बदल रहा है और डीजीएस में भी आए न्यू केस लॉज और बाकी स्टेट में भी आ रहे हैं, तो न्यू केस लॉज तो करने ही थे। तो उसके लिए मैंने लाइव लॉ को फॉलो किया, और जो केसेस हेडलाइन बनाते हैं, मतलब मेरा ये कहना है कि जैसे आप उसका पेज, लाइव लॉ के पेज पे जाएंगे तो जो केसेस सुप्रीम कोर्ट के हाईलाइटेड केसेस है उनका नाम एंड क्या हेल्ड किया है वो मैं एक नोटबुक में नोट डाउन करती थी। तो इट यूज टू बी डेली 8 to 9 केसेस। जब तक प्रीलिम्स के 2 महीने हैं आपके पास, उसमें पास्ट 2 मंथ से, लाइक अभी अगर आपका आरजेएस का प्रीलिम्स होता है तो आप जनवरी से प्रिपेयर कर सकते हैं जो भी लैंडमार्क केसेस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, और उसके साथ साथ राजस्थान हाई कोर्ट की, क्योंकि जिस स्टेट का आप दे रहे हैं उसकी हाई कोर्ट के भी कोई लैंडमार्क जजमेंट है, तो वो भी आपको याद करना चाहिए। तो इतनी भी लंबी लिस्ट नहीं बनानी है कि आप इतना कंफ्यूज हो जाएं कि कितने हैं, मतलब क्या केस का नाम है, क्या हेल्ड किया, क्योंकि वो नेचुरल है, वो हो जाता है, वो पेपर में याद नहीं आता। या तो सिर्फ इतने मतलब रखिए कि जो हेडलाइन बना रहे हैं, जो न्यूज़ में आ रहे हैं, लाइक इलेक्टोरल बॉन्ड केस, वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड जजमेंट था, तो ऑफकोर्स इट विल कम इन एग्जाम। तो इस तरीके के केसेस उनका क्या नाम है और क्या उनको नाम दिया गया है, कुछ शॉर्ट नेम्स दिए जाते हैं केसेस को, वो सब नोट डाउन करें, तो उससे हो जाएगा कवर रीसेंट केसेस। इतने ज़्यादा लंबी लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो
इन दिस होल प्रोसेस द बिगेस्ट मूड पॉइंट वॉज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, खास करके मेन एग्जामिनेशन में. तो मेन एग्जामिनेशन तो ऑल दो सेकेंड स्टेप होता है. तो हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर दो पार्ट में बात करते हैं. एक अपन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए करते हैं, 30% वेटेज है उसका, और दूसरा मेन एग्जामिनेशन के लिए करेंगे. तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का आपने क्लियरली बताया कि आप यूट्यूब के काफ़ी वीडियोज़ को रेफर करते थे, साथ साथ आपने जैसे ओसवाल बुक के बारे में बताया. तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फ्रॉम द डे वन, लाइक वंस द नोटिफिकेशन वाज आउट? जैसा आपने बताया कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आउट हो चुकी थी, आप मार्च या आपका जून में था. हाँ, जून में पेपर था. तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फ्रॉम द डे वन कि आपने लैंग्वेज को कैसे टारगेट किया? क्योंकि अभी भी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है. तो P1 ऑल दो लॉ सब्जेक्ट्स होते हैं, P2 लेकिन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रहेगा. तो हमें कैसे फ्रॉम द डे वन लैंग्वेज को स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए? बच्चे कहते हैं कि डेली बेसिस पे हम आधा घंटा, पौन घंटा दे, 1 घंटा दे. इज इट सफिशिएंट या फिर एक लंबा स्ट्रेच होना चाहिए कि आपको ढंग से कंसेप्ट्स को समझते हुए फिर तैयार करना चाहिए? सर मैं ये कहूँगी कि ये ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, किसी की हिंदी. बट क्योंकि राजस्थान प्रीलिम्स में ग्रामर पोर्शन आता है, तो उसके क्वेश्चन थोड़े ना स्पेसिफिक होते हैं. लाइक कुछ सिनोनिम एंटोनिम के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि हमने कभी नहीं पढ़े होते. तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसके लिए भी टाइम दें और प्रिपेयर करें. तो मेरी डे वन से स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही टाइम दूंगी. जो ग्रामर के एक एक टॉपिक दिए हुए हमारे नोटिफिकेशन में, मैं एक एक को प्रिपेयर करूंगी और उसके सब्जेक्ट वाइज मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए. तो फ्रॉम फर्स्ट डे आई डिसाइडेड कि एक एक आवर दोनों को देना है और एक एक टॉपिक कवर करते हैं 30 डेज तक. जो क्योंकि मेरा टारगेट था सिलेबस कंप्लीट करना, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश का भी सिलेबस 30 डेज में कंप्लीट किया. नोट्स बनाए खुद के और क्वेश्चन एक एक टॉपिक का एक एक दिन प्रिपेयर किया अलॉन्ग विद द टॉपिक एंड द MCQ क्वेश्चंस. देन आफ्टर 30 डेज आई स्टार्टेड टू रिवाइज दोज थिंग. मतलब मैंने रूल्स याद किए ग्रामर के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी, क्योंकि ऑप्शंस में क्या होता है एक वर्ड वो आगे पीछे कर देते हैं. हाँ. उस वजह से आपका आंसर गलत हो जाता है. तो मुझे पता था कि हिंदी और इंग्लिश में मुझे अच्छा स्कोर करना है, बिकॉज इट इज़ 30 मार्क्स, मतलब 15-15. तो ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ सकते. सिलेक्शन वही डिसाइड कर रहा है, वही डिसाइड लॉ सब पढ़ के आ रहे हैं. तो हिंदी तो था ही, बट इंग्लिश पे भी मैंने फोकस किया, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें नहीं बनते, जनरल जो ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं. तो नेक्स्ट 30 डेज आई टोटली रिवाइज्ड दोज थिंग्स. एंड जो अनुलोम विलोम और पर्यायवाची जो हिंदी के होते हैं, उसकी पूरी लिस्ट जो एक मैंने PDF डाउनलोड की थी ऑनलाइन, उसके थ्रू मैंने पूरा रिवाइज किया उसे बार बार, तो ताकि मुझे याद हो जाए कि क्या है. बिकॉज लिस्ट तो बहुत बड़ी होती है, बट टारगेट रखी कि जो बार बार पास्ट ईयर पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको याद हो. मतलब जब मैंने पास्ट ईयर पेपर सॉल्व किए तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे हिंदी इंग्लिश के जो रिपीट हुए थे, ऑनेस्टली रिपीट हुए थे. तो मतलब आप पास्ट ईयर पेपर्स तो करें ही, और उसके साथ ही लिस्ट को याद करने की कोशिश करें, क्योंकि अब 60 डेज इज़ एनफ टाइम कि आप उसको याद कर सकते हैं. तो मेरे हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट है कि आप हिंदी और इंग्लिश ग्रामर को पूरा टाइम दें, डेली 1 आवर या 2 आवर्स आपके अकॉर्डिंग, कि आप किस में वीक हैं उस अकॉर्डिंग. ठीक है. एंड बात की जाए मेन एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन का जब स्कोर कार्ड आया तो पीपल वर क्वाइट कि यार ये कैसे हो सकता है, 50 में से 2 नंबर कैसे आए, इंग्लिश में 3 नंबर कैसे आए. तो ठीक है, एवैल्यूएशन का कोई भी क्राइटेरिया रहा हो तो वी आर नॉट वन टू like comment about it, but what should be our strategy with respect to essay writing, चाहे वो इंग्लिश ऐसे राइटिंग हो, हिंदी ऐसे राइटिंग हो. क्योंकि और दूसरी चीज़ ये है कि एक स्टैटिक का ऐसे राइटिंग आता है दोनों में, चाहे हिंदी इंग्लिश हो, एक करंट से रिस्पेक्ट में होता है. तो what was your actual strategy कि आप इसको अपने प्रीलिम्स की स्टडी डेज के टाइम पे ही स्टार्ट कर दिए थे तैयारी, या फिर प्रीलिम्स देने के बाद आपने ऐसे राइटिंग के ऊपर फोकस किया? एंड सेकेंड थिंग कि आपने जब ऐसे को तैयार किया तो आपने कितने ऐसे तैयार कर लिए थे? तो क्योंकि प्रीलिम्स में मेरा फोकस था ग्रामर पे, तो उस समय तो मैं नहीं वक्त दे पा रही थी क्योंकि बहुत सी चीज़ें करनी थी. और मेरा ये फोकस था कि प्रीलिम्स तो मेरा निकले, पता नहीं इस बार भी निकलेगा. क्योंकि अभी बच्चे क्या हो रहे हैं, सर ऐसे राइटिंग अभी से शुरू कर दे. मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी से कैसे कर सकते हो? आई डोंट थिंक कि अभी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. क्योंकि ऐसे के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए, आपको लैंग्वेज को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको सेंटेंस फ्रेम करने हैं. यहाँ पे प्रीलिम्स में ग्रामर आ रहा है विच इज़ वेरी डिफरेंट, द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन प्रीलिम्स वो डिफरेंट है, और ऐसे राइटिंग एक होल अलग थिंग जो आपको करनी है. तो आई थिंक वो मेंस के टाइम ही करनी चाहिए आफ्टर योर प्रीलिम्स रिजल्ट. फर्स्ट थिंग. सेकंड कि प्रिपेयर कैसे करना है. तो मुझे पता था कि स्टैटिक और वो आ रहे हैं, तो स्टैटिक टॉपिक्स के लिए मैंने ऑनलाइन देखा कि जो कॉमन टॉपिक्स है, एक लिस्ट आपको, आप गूगल पे टाइप करेंगे आपको लिस्ट मिल जाएगी.
तो जो कॉमन लॉ के टॉपिक्स हैं अभी करंट में वो सारे मैंने लिखे और उनका सिनॉप्सिस प्रिपेयर किया। अब क्योंकि ऐसे राइटिंग में आपके थॉट्स का एक फ्लो होना चाहिए, तो मैंने ये किया कि एक टॉपिक पे जो भी आपका मटेरियल है, जो भी आपका कंटेंट है, उसका एक सिनॉप्सिस बनाया कि हेडिंग में मैं ये लिखूंगी, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या पॉइंटर्स होंगे, क्या कंटेंट होगा, उसका एक नोट एक पेज का बना लिया। तो ऐसे जो करीबन 15-20 टॉपिक थे स्टैटिक के, वो देखे, और करंट के टॉपिक मैंने द हिंदू से जो उसके एडिटोरियल पार्ट में जो आते हैं उन लीगल टॉपिक्स पे भी मैंने सिनॉप्सिस बनाए। तो अराउंड मैंने 50 टॉपिक्स बना लिए थे सिनॉप्सिस वाइज। तो ये तो सिनॉप्सिस था, बट मुझे लगा कि मुझे लिख के भी देखना चाहिए कि मैं 4-5 पन्ने लिख पाऊंगी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना, एक तो कन्फ्यूजन होता है छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा, वो श्रीमान श्रीमती में ही दिक्कत हो जाती है लोगों को हिंदी राइटिंग में। तो हिंदी तो मुझे भी यही लगा था कि पता नहीं कितने गोले मिलेंगे क्योंकि मात्राएं गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने हिंदी के लिए प्रॉपर एसेज लिखा, इंग्लिश का तो सिर्फ सिनॉप्सिस बनाया। हिंदी में मैंने लिखे स्टैटिक टॉपिक्स पे जो मैंने सिनॉप्सिस बनाया था उसका डिटेल फिर एक ऐसे लिख के देखा 4-5 पेज का, एंड क्या किया, मॉम से चेक करवाया। तो उन्होंने फिर बताया ये मिस्टेक है, ये वो, तो मैं स्पेलिंग्स याद कर रही थी कि ये स्पेलिंग सही लिखनी है। तो उसके लिए मैंने करीबन 10 to 20 एसेज लिखे होंगे। तो मेरा ये एम था कि टॉपिक तो नहीं पता कि ऐसे का क्या आएगा, कि लेकिन ब्रॉड पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक आए तो मैं उसके अंदर जो भी मुझे पता है, आपको अंडर द सन जो भी है वो नहीं लिखना है, वो जो पूछ रहा है उसके उस पर अपने थॉट को स्ट्रक्चर करना है, एक फ्लो बनाना है और फिर ऐसे लिखना है। तो मेरा ये एम था कि मैं उस टॉपिक को समझ जाऊँ कि किस तरीके से मुझे उसके फ्लो को बैठाना है। तो जब ऐसे के टॉपिक भी आए मेन पेपर में, तो मैंने पहले उसके स्ट्रक्चर किया, मतलब पीछे मैंने टॉपिक्स लिख लिए कि इस हेडिंग के अंदर मैं कौन कौन सी सब हेडिंग लिखूंगी और उसका क्या कंटेंट होगा। तो दैट्स आई थिंक कि उस वजह से एक ऐसे का फ्लो बन पाया। तो वो किया। चलिए फिर बात करते हैं, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, नेक्स्ट फेज इज इंटरव्यू। इंटरव्यू कैसा रहा? सर वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस, बट बहुत ज़्यादा एंशियस करने वाला भी, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट इंटरव्यू था, फर्स्ट टाइम मेंस क्रैक किया। पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इंटरव्यू देना है, बट देन फिर खुद को समझाया कि यार ये लास्ट स्टेज है, बस एक स्टेप और है, फिर आप क्वालिफाई हो जाओगे। बट यही था कि इतने लोगों में पता नहीं कैसे होगा सिलेक्शन की नहीं। तो फॉर इंटरव्यू स्टार्ट किया, फिर प्रिपरेशन अपने आप को संभाल के कि चलो अब लॉ का रिविजन करते हैं, एंड देन स्टार्ट किया उसका। वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, अब भी इस रिकॉर्डिंग के पहले एक डिस्कशन हो रहा था जहाँ पे प्रियंका ने मेरे को बताया था कि पहले वो काफ़ी ज़्यादा एंशियस होती थी, पब्लिक स्पीकिंग से डरती थी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज वन ऑफ द पैनलिस्ट जो मॉक इंटरव्यू में थे, एंड वहाँ पे दिस थिंग नेवर केम इन टू माई माइंड कि इनको थोड़ा सा स्टेज फियर या फिर थोड़ा सा पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, बिकॉज शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग द मोमेंट her मॉक इंटरव्यू वॉज ओवर, जितने भी ये तो जैसे ही बाहर गई एंड जितने भी मेंबर्स थे इस पैनल में, रूम में, जो भी स्टूडियो टीम से थे, मैंने बोला था कि ये सिलेक्शन वाला इंटरव्यू था। मेन एग्जामिनेशन का नहीं पता कि उनका कैसा गया होगा, बट अगर ऐसे ही इंटरव्यू जाते हैं तो आई एम प्रिटी श्योर दैट शी इज इन। सो फाइनली रैंक 8 मिली गई। तो हाउ डिड यू मैनेज कि आपने किस तरह से पूरी प्रिपरेशन में इंटरव्यू को लेके काम किया? लाइक आपने मॉक इंटरव्यूज़ दी, क्योंकि ये कहा जाता है मॉक इंटरव्यूज़ आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को लेके स्केप्टिकल होते हैं, हमारा जो रियल पर्सना होता है, हमारी पर्सनालिटी होती है, वो ऑल्टर हो जाती है। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डू आई फील कि जो आप मॉक इंटरव्यू से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हो, वही चीज़ आप पोर्ट्रे करते हो। तो हाउ डिड यू मैनेज कि आप कैसे इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे थे, एंड आपने मॉक इंटरव्यूज़ जो दिए, हाउ मॉक इंटरव्यूज़ हेल्प्ड यू? तो सर इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यूज तो देना ही था, बिकॉज उसके बिना आप समझ ही नहीं सकते कि आप आंसर कैसे करेंगे। आप खुद से कितना भी पढ़ ले, लेकिन जब एक पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका माइंड क्लिक करना चाहिए कि भाई कौन सा क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर है। तो सबसे पहले स्टार्ट किया मॉक इंटरव्यूज देखना। तो यूट्यूब में जितने मॉक इंटरव्यूज थे, आई स्टार्टेड टू वॉच ईच एंड एवरीथिंग कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इंटरव्यू में होगा क्या। तो स्टार्टेड वॉचिंग दोज वीडियोज़, एंड उससे मुझे पता चला कि लॉ के क्वेश्चन आने वाले, राजस्थान स्पेसिफिक क्वेश्चन आने वाले कि राजस्थान का कल्चर एंड जियोग्राफी ये सब। एंड थर्ड टाइप विल बी द HR क्वेश्चंस। तो मैंने उनके सेंटर की पढ़ाई की, मतलब लॉ को मैंने जो बेरेक था उससे रिवाइज करना चालू किया, शॉर्ट में जिसे हम रैपिड रिविजन कहते हैं। तो स्टार्ट किया उससे, एंड राजस्थान के कल्चर और ये सब के नोट्स बनाए मैंने, ताकि मुझे पता हो कि क्या। बट यही हुआ अल्टीमेटली कि मेन जो मेरा
फाइनल इंटरव्यू था, उसमें राजस्थान के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए मैंने सॉरी ही बोला है, बिकॉज इतना वास्ट है यार, यू कैन नॉट रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, और एट दैट पॉइंट तो और भी ज़्यादा। तो मैंने लॉ का बहुत अच्छे से आंसर किया, HR क्वेश्चंस अच्छे से आंसर किए, बट राजस्थान के कुछ जो GK क्वेश्चंस थे वो मुझे नहीं बने। आई सेड सॉरी एंड दे वर ओके विद दैट। तो फिर भी मतलब मुझे यही लग रहा था पता नहीं अच्छा गया है बेकार गया है, बट बाय गॉड ग्रेस इट वेंट वेल, तो अच्छा हुआ। एक लास्ट टिप, यस, आप एक बार अपना डेली प्लान स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए कि आपका डेली प्लान क्या होता था, आप कितने घंटे प्रिपेयर करते थे, मतलब एक दिन की सिटिंग क्या होती थी? यस, सो वैसे यूजुअली 11 to 12 आवर्स लोग सोचते हैं कि हम बहुत सारा एक दिन में पढ़ लेंगे, बट आई थिंक 8 to 10 आवर्स काफ़ी है अगर आपको कवर करना है। अब नोटिफिकेशन के बाद तो खासकर आपको 8 to 10 आवर्स तो मिनिमम देने हैं। एंड उसके साथ साथ जो स्टडी स्केड्यूल था मेरा, तो मैं हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देती थी, लाइक 2 hours फॉर मेजर लॉ, 2 hours फॉर माइनर लॉ एंड हिंदी इन इंग्लिश अलॉन्ग विद दैट 1 hour, क्योंकि मुझे लगता था मैं सब्जेक्ट स्विच करूँगी तो इंटरेस्ट बना रहेगा, ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट लिया दिन भर उसी को पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता था वो काफ़ी मेरे लिए बोरिंग हो जाता था। ये हर स्टूडेंट का डिपेंड करता है कि वो कैसे पढ़ना चाहता है, बट एट द एंड आई ओनली वांट टू से कि हर सब्जेक्ट को, हर पोर्शन को इक्वल टाइम दीजिए, क्योंकि आपको नहीं, आप सोच रहे हैं कि मैं एक लॉ छोड़ देता हूँ, न्यू आया तो छोड़ देता हूँ, बट क्या पता उससे ही क्वेश्चन आ जाए, तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, तो सारे ही पोर्शन को अच्छे से कवर करके। So this was strategy of Priyanka Bajpayee. So thank you so much, Priyanka, for this session. I think there is a lot to learn from you from this journey as well. So this was all about Priyanka's journey for RJS. So I think there is a lot to learn from Priyanka's journey for RJS 2025. And with this, we shall end this session here. मिलते हैं किसी और डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।